डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा ये टॉपिक है दिस चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसफार्मर। ठीक, ये डिवाइस है एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए। पहले मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव या पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। ठीक, तो इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए, पहले मैं बताऊं, ये ट्रांसफार्मर काम करता है उस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे जो चेंज हो जाए। तो चेंज कौन सी करंट होती है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। इट डज नॉट वर्क ऑन डीसी, ये डीसी को चेंज नहीं कर सकता है। सो डीसी पे ये काम नहीं करता है, ये एसी पे काम करता है। दिस इज एडवांटेज ऑफ एसी। ठीक, तो ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं हम, ट्रांसफार्मर से हम लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं, या हायर वोल्टेज को लोअर या लोअर वोल्टेज को हायर। ठीक, so that we could transfer it from one circuit to another circuit, okay, or from one place to another place. That is, it is a device which transfers power or energy from one circuit to another circuit, or from one place to another place. Okay, so what is a transformer now? A transformer is a device which transforms or changes higher value of voltage to lower value, or from lower voltage to higher. ठीक, कॉरस्पॉन्डिंगली करंट भी चेंज हो जाती है। अगर हमने वोल्टेज को हायर टू लोअर लाया, करंट लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू वोल्टेज की, तो करंट हायर करंट टू लोअर करंट हो जाएगी। ठीक, यानी अगर वोल्टेज को हमने अप किया, ठीक, तो करंट क्या हो जाएगी, डाउन। अगर वोल्टेज को हमने डाउन किया तो करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सर्किट में। ठीक है, नाउ ये जो ट्रांसफार्मर होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो मैंने कहा था ये इट वर्क्स ऑन एसी, ठीक, डीसी पे नहीं करता है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस, प्रिंसिपल है तो इसको हम ये एक डिवाइस, यहां एक और बात बताता हूं कि इसको हम डिवाइस कहते हैं, वो डिवाइस जो पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ले जाता है, या एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, वो कैसे, वो आगे बताएंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के पता है, दैट इज अ मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है ना, मैग्नेटिक कपलिंग से लिंक करते हैं एक सर्किट को दूसरे सर्किट से, यानी एक कॉइल को दूसरे कॉइल से लिंक करते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग। तो वो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दैट इज, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होती है, जो ईएमएफ डेवलप होता है, दैट इज एम माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो उसकी वजह से करंट पैदा हो जाती है। ठीक, जो म्यूचुअल इंडक्शन हो तो करंट दूसरे सर्किट में पैदा हो जाती है। तो वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेटअप होती है ईएमएफ, एंड देन अकॉर्डिंगली करंट पैदा होती है। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक, इसकी कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन क्या होती है, यहां मैंने दो टाइप के दिखाए हैं। एक को हम कहते हैं, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, यहां पर मैंने दिखाया, इसको कहते हैं कोर टाइप, इसको कहते हैं शेल टाइप। अब बेसिकली होता क्या है, ये फ्रेम जो होता है, ठीक, कोर जो बना होता है, ये
बना होता है सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन क्यों? वो जो अब मैग्नेटिक फ्लक्स यहां जनरेट होगा उसको बाहर जाने नहीं देती है, अपने साथ ही लिंक करती है, बिकॉज इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस आयरन। तो यहां पर इसमें क्या होता है, एक लिंब में एक कॉइल डाली जाती, वाइंड की जाती है और दूसरा दूसरे में, ठीक। यहां पर दोनों कॉइल्स एक ही लिंब में इसको वाइंड किया जाता है इसमें, ठीक। अब इसको जो कॉइल कहते हैं एक, जिसमें हम जिसको हम इनपुट देते हैं, ठीक। इनपुट जिसको देते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और जिसे हम आउटपुट लेते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एक को प्राइमरी कॉइल और दूसरे को सेकेंडरी, यहां हम आउटपुट लेते हैं, जनरली यहां से आउटपुट लेते हैं, ठीक। तो ये दूसरा टाइप जो शेल टाइप है, ये देखो ये ई जैसा होता है। ये क्यों होता है? ये वो एडी करंट्स को कम करने के लिए, इफेक्ट वो आगे मैं बताऊंगा। तो यहां पर एक ही लिंब पे दोनों, रेड कलर से मैंने सेकेंडरी दिखाई और प्राइमरी इस पे, तो ये प्राइमरी कॉइल है और ये यहां से सेकेंडरी कॉइल, लेकिन एक ही लिंब पे। इसको शेल टाइप कहते हैं। इसका भी कोर जो होता है सॉफ्ट आयरन का होता है, उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। फिर जो बड़े ट्रांसफर उनको ऑयल वगैरह में हीट लॉसेस के लिए, हीट जनरेट के लिए वो उसमें ऑयल भी डालते हैं, वो दूसरी बात है, ठीक। असल में ये एक नहीं होता है, ये होते हैं बहुत सारे लैमिनेटेड एक दूसरे पर, यानी एक कोर, एक मतलब ये रेक्टेंगुलर, उसके पीछे एक और, उसके पीछे एक और, उसके पीछे एक और, लैमिनेटेड जिन पे वार्निश लगी होती है, ताकि हीट लॉसेस कम हो, एडी करंट्स का इफेक्ट कम किया जाए, वो आगे मैं बताऊंगा। तो वो ऐसे होते हैं। असल में अगर बना दूं तो समझो ऐसे कुछ होता है, ये साथ साथ यहां, ओहो, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो लैमिनेट के साथ साथ लगे होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं लैमिनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और यहां भी ऐसे ही इसके साथ ये ऐसे जुड़े होते हैं। यहां मैं दिखाता हूं, ये साफ करता हूं, तो ऐसे यहां से जुड़े होते हैं, यानी ई पे ई लगा होता है, ई पे ई लगा होता है, जो ई शेप का है इसमें, ठीक है, कुछ ऐसा लगा होता है। फिर यहां पर इसमें एक और रिवेट लगाया जाता है, एक और पीस ऐसे, फिर यहां पर इनको रिवेट्स लगाए जाते हैं बंद करने के लिए, ठीक। इसको यहां, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग, ठीक है, ये रब करता हूं। तो फिर से यहां बता दूं पहले कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, इसका काम है वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, या कॉरस्पॉन्डिंग करंट को डिक्रीज या इंक्रीज करना। ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, यानी प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक। नाउ इसकी थ्योरी एंड वर्किंग। अब let us suppose that we have applied a voltage, AC voltage here। ये मैं साफ करता हूं। यहां पर हमने लगा दी एक AC वोल्टेज VP प्राइमरी को, ठीक है। नाउ प्राइमरी वोल्टेज VP जब लगाते हैं उसकी वजह से करंट पैदा हो जाती है। जब करंट पैदा होगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा B, ठीक, सॉलिनॉइड टाइप है, B इज कॉल्ड म्यू0 Ni टाइप, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड होता है, चूंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो चेंज होती रहती है, तो करंट इसमें चेंज होती रहेगी। जब करंट चेंज होती रहेगी, व्हाट विल हैपन, ये जो है इसके साथ, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो जब करंट चेंज होती जाएगी, मैंने तो जब फ्लक्स चेंज होता जाएगा,
ठीक है ना। तो इसमें मैं पहले इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब फ्लक्स चेंज होता जाएगा, देन फ्लक्स जो चेंज होता जाएगा, व्हाट विल हैपन, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सेट अप इन दिस कॉइल। ठीक है ना, बात समझ में आई, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो इस पार्ट को हम कर दें। अगर हमारे पास देखिए, लेट अस सपोज दैट वी हैव NP, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, देन phi be the flux linked with each coil, यानी हर एक कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, एक। देन टोटल फ्लक्स विच विल बी लिंक्ड विल बी इक्वल टू NP phi इस प्राइमरी के साथ। ठीक है ना। नाउ चूंकि चेंज हो रहा है, देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with primary and induced EMF will be set up in this coil, that is minus EP। ठीक है, बात समझ में आई। We assume here that our transformer is ideal, यानी 100% एफिशिएंसी इसकी है, कोई लॉस नहीं है। लॉसेस के बारे में आगे बात करेंगे। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब चूंकि यहां चेंजिंग फ्लक्स हो रहा है, तो फ्लक्स किसके साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही सर्किट है। ये जो कॉइल्स होते हैं इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड वायर होती है, ये भी और ये भी, लेकिन मैग्नेटिकली लिंक हो जाएगी। जब यहाँ चेंजिंग फ्लक्स होगा, वो चेंजिंग फ्लक्स कहाँ से जाएगा, तो यहाँ से समझो ये डायरेक्शन है, तो ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वो लिंक हो जाएगा सेकेंडरी से। अब सेकेंडरी के टर्न्स जितने होंगे, हर एक टर्न में फ्लक्स फाई होगा लिंक। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जितना फ्लक्स लिंक होगा उतना इस टर्न में, तो उतना इसमें भी फ्लक्स होगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा, अगर कम होंगी तो कम फ्लक्स लिंक्ड होगा। लेकिन एक में जितना यहां होगा, समझो यहां अगर 2 फ्लक्स है, समझो एक वाइंडिंग में, तो यहां पर भी वही 2 होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी तो ज्यादा फ्लक्स होगा, कम होगा तो कम फ्लक्स होगी। तो ये बहुत सारी लाइनें हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स की यहां से जाएंगी, मिलियंस ऑफ लाइंस यहां से ऐसे होके यहां से चली जाएंगी। तो ये इसके साथ लिंक, तो वी से दैट दे हैव बीन मैग्नेटिकली लिंक्ड अप। ठीक है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो लेट अस सपोज दैट ये जो है यहाँ इस सेकेंडरी में EMF जनरेट हो जाएगा। दैट मीन्स वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सपोज इस यहाँ सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स NS है और फ्लक्स तो लिंक्ड होगा सेम ही ये, लेकिन व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स लिंक्ड, दैट विल बी NS phi, that will be the total flux linked with the secondary coil। now चूंकि टाइम के साथ चेंज होता है, then rate of change of magnetic flux linked with the secondary coil, that is d phi by dt। ठीक, phi तो सेम रहेगा इसमें भी, that is minus ES। ठीक है, इसमें जनरेट होगा। तो NS को बाहर निकाल सकते हैं, यहां पर भी NP को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है NP। यहां पर भी इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है NS। नाउ व्हाट विल डू, वी विल डिवाइड, ये देखो ये 100% हमने माना है कि आइडियल है। ठीक, तो तभी कैलकुलेशन हो रही है, वरना ये कैलकुलेशन नहीं होगी। then we divide second equation by first equation। okay, what we will get, so we will get this and this will cancel, d phi by dt will cancel, थोड़ा इसको नजदीक लिख के देता हूं, d phi by dt will cancel, so we will get NS by NP will be equal to ES, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, ES by EP। ठीक है, यहां तक इसको इक्वेशन 3 हम लिखेंगे। ठीक है, so this is equation number 3। now we have applied the voltage, लेकिन इस कॉइल में जनरेट क्या हुआ, EMF EP। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ES जनरेट। ठीक है, लेकिन वोल्टेज सोर्स हमने VP लगाया, क्योंकि इसमें EP जनरेट हुआ किस वजह से, ये जो हमने अल्टरनेटिंग सोर्स VP दिया, तो VP माइनस EP, that is the potential drop in, that is IP into जो रेजिस्टेंस प्राइमरी की होगी, let us say RP। now we assume here that resistance of the primary coil is small and current
is also small. This current is small, this current is for ideal transformer. IP हमने small मानी और RP भी हमने small मानी. Then ये product, this product IP RP will tend to 0. ठीक है. So what does that mean? EP will be approximately equal to VP. तो जब ये 0 बनेगा तो ये इस साइड में ट्रांसफर करो EP. तो जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो ऑलमोस्ट जो हमने वोल्टेज दी है जो सोर्स यहां से लगाया था उसके बराबर, ऑलमोस्ट फॉर आइडियल ट्रांसफर. ओके. सिमिलरली ये जो VP होगा, VS होगा, वो ES के बराबर होगा. ठीक है. तो याद रखना ये एज्यूम्पशंस हमने यहां पर की. तो जब हम यहां पर डालेंगे इक्वेशन 3 में तो हमें क्या मिलेगा? EP किसके बराबर? VP के. और ES किसके बराबर? VS के. तो ये बनेगी NS बाय NP, ES बाय EP और VS बाय VP. ये इक्वेशन आई. ठीक है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे चलता हूं. नाउ द क्वांटिटी. तो यहां हम इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं अलग से. पहले VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP. दिस क्वांटिटी NS बाई NP इज कॉल्ड टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मर रेशियो. ठीक है. और इसको हम K से भी लिखते हैं. ठीक. ये K के बराबर होता है. या अगर इसमें लिखें NS विल बी इक्वल टू K इंटू NP. ठीक है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो जो इससे पहले हमने रेशियो निकाली VS बाई VP इक्वल टू NS बाई NP, वो हमने इस एज्यूम्पशन पे निकाली ये जो करंट प्राइमरी और उसकी रेजिस्टेंस है वो स्मॉल है. ठीक. ताकि ये सोर्स वोल्टेज के बराबर बने. नेक्स्ट. नाउ सिंस दिस इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एज assumed, then the energy which is supplied here must be input energy must be equal to the output energy. Now that is input power must be equal to output power. Now input power क्या होता है? Input power the product of input voltage and input current. So VP into IP. IP is the current in the primary. Okay. And secondary में क्या है? So it must be equal to VS into IS. ठीक है. करंट इनटू ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू. अब इसमें आप निकालिए IS बाई VS बाई VP, IP बाई IS. इसको निकाला यहां से VS बाई VP. नाउ VS बाई यहां IS ऐसे लिखूं VS बाई VP. ठीक. VS बाई VP अभी हमने देखा किसके बराबर था? वो था NS by NP. So IP by IS is equal to NS by NP. ठीक है. ये भी हो गया. दूसरी बात अब देखिए यहां पर यहां इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक. अगर IP में करंट ज्यादा होगी अगर टर्न्स कम होंगे. ठीक. अगर टर्न्स अगर नंबर ऑफ टर्न्स NP ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू NS. ठीक. तो सिंस I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स. ठीक है ना. तो अगर करंट बढ़ेगी अगर दिस नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा होंगे तो करंट उसमें कम होगी. अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो करंट उसमें ज्यादा होगी. दैट मीन्स यहां पर अगर इसको ऐसे हम इंटरप्रेट करें VS by VP is equal to IS by IP और VS is equal to this. sorry यहां पर मैं बताता हूं. दिस इज यहां पर लिखूंगा NS by NP. ठीक है ना. तो
Vs यानी आउटपुट वोल्टेज इस इक्वेशन में क्या निकलेगी, दैट विल बी इक्वल टू Ns बाई Np इज इक्वल टू इनटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Vp, यानी इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। नाउ अगर यहां Np इज ग्रेटर देन Ns, तो ये जो फ्रैक्शन होगा Ns बाई Np will be less than 1 or K is less than 1 transformer ratio. Then this type of ये ट्रांसफार्मर जिसमें ये प्राइमरी की ज़्यादा और सेकेंडरी में कम हो, इसको क्या कहते हैं, ये जो होगी then what will happen, यहाँ पर एक देखिए ये कम है, so Vs will be less than Vp. This is called step down transformer. इसमें क्या होगा, देखिए टर्न रेशो कम, वोल्टेज कम आउटपुट में, इनपुट में ज्यादा है, ठीक, लेकिन करंट क्या होगी, Ip विल बी मोर ग्रेटर देन Is, ठीक है। तो ये क्या बन गया, स्टेप अप। अगर अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, अब यहां पर देखेंगे, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में Ns इज ग्रेटर देन Np, तो ये जो रेशो बनेगा Ns विल बी ग्रेटर Ns बाई Np क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1, दैट इज K इज ग्रेटर देन 1, ट्रांसफार्मर रेशो विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन, व्हाट डज दैट मीन, इट मींस Vs विल बी ग्रेटर देन Vp, तो जो आउटपुट में वोल्टेज सेकेंडरी में आएगी वो ज्यादा होगी। व्हाट अबाउट करंट, यहां से करंट चूंकि Ns ज्यादा, ठीक, बात समझ, हमने क्या किया हमने Ns को बढ़ा दिया, ठीक, तो करंट किस में ज्यादा होगी, Ip में, सो प्राइमरी में करंट ज्यादा होगी और सेकेंडरी में करंट कम होगी, ठीक। उल्टा, करंट के लिए उल्टा हो जाता है, अगर वोल्टेज बढ़ा दी तो उस सर्किट में करंट गिर जाएगी, और जिस सर्किट में हमने करंट घटा दी वहां करंट बढ़ेगी, और अगर करंट कम कर दी वोल्टेज बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट, इंपीडेंस मैचिंग और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। Since this is a resistive circuit, current and resistance are in phase, ठीक है। Let us suppose that we have introduced a resistance R in the secondary circuit, ठीक। resistance R means हमने ट्रांसफार्मर के साथ कोई चीज लगा दिया बाहर, जैसे आप फ्रिज लगा दिया, ठीक है, या कोई लाउड स्पीकर लगा दिया, ठीक, तो उसकी रेजिस्टेंस R है। सो एंड वोल्टेज अभी हमने बताया इसमें क्या होती, Vp। नाउ Therefore, current Is जो सेकेंडरी में होगा एज पर ओहम्स लॉ, दैट विल वोल्टेज इन द सेकेंडरी, ठीक, सेकेंडरी में Vs डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस R, ठीक। नाउ तो अब हमने निकाली थी रिलेशन, हमने क्या निकाली थी, Vs इज इक्वल टू Vp इंटू Ns बाई Np, ये एक रिलेशन थी, और दूसरी क्या थी, Is इज इक्वल टू Ip इंटू Np बाई Ns, ये इससे पहले हमने निकाला था। नाउ ये जो इक्वेशन 1 है, हम ये और ये वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, तो Is के बदले में क्या लिखेंगे, Ip Np बाई Ns, तो यहां Vs के बदले में क्या लिखेंगे, Vp Ns बाई Np डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Ip किसके बराबर निकलेगा, Vp Ns स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, Np, सो इट विल बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाय R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Vp डिवाइडेड बाय Np बाय Ns होल स्क्वायर इंटू R। अब देखिए ये कांस्टेंट है Np बाई Ns और R भी कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कैसे निकलेगी, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अब ये चलो यहाँ लिखते हैं, ठीक। तो Np इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट, Np बाई Ns होल स्क्वायर इंटू R, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस, ठीक है ना, या इम्पीडेंस। नाउ ये जो आर इक्वलेंट है, जब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस की आर की, सेकेंडरी में कोई फ्रिज लगाया, कोई माइक्रोफोन लगा, जो भी लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इस हिसाब से सर्किट में करंट ये इंट्रोड्यूस करनी है, ये होना चाहिए ताकि जो पावर हो वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाए, यानी इम्पीडेंस मैचिंग हो जाए। जब इम्पीडेंस मैचिंग हो जाएगी तब ये जो पावर यहाँ से आता है मैक्सिमम ट्रांसफर होगा दूसरे सर्किट या सेकेंडरी सर्किट में। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, फॉर पावर यानी ज़ाया ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूनिंग हो, जैसे रेजोनेंस होती है, ठीक। इम्पीडेंस मैचिंग में क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर आर लगा दी, इनपुट सारा डिलीवर, मैक्सिमम पावर यहाँ डिलीवर हो जाए, उसके लिए हमें प्राइमरी सर्किट में ये आर इक्विवेलेंट लगानी ताकि मैक्सिमम ट्रांसफर पावर ट्रांसफर हो जाए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। याद रखो, ये जो Vs डिवाइड बाई Vp या Ip डिवाइड बाई Is, ये जो रेशियो, ये जो करंट्स है, चूंकि इसमें एक चीज देखिए, वोल्टेज चेंज होता है, ट्रांसफार्मर में करंट भी चेंज होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की वो चेंज नहीं होती, बिकॉज इट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सो ओमेगा चेंज नहीं होती है। तो इसलिए ये जो Vs बाई Ip, ये जो वैल्यूज होते हैं RMS वैल्यू होते हैं इसकी, ठीक है ना, करंट और वोल्टेजेस के RMS वैल्यू होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो होती है, दैट इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है, इनटू 100% परसेंटेज अगर निकालेंगे तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर नीटा इज 100%, दैट इज के इसका 1 होता है, ठीक। लेकिन जनरली 100% नहीं होता, लेकिन आजकल ऐसे ट्रांसफार्मर बने हैं जिनका एफिशिएंसी 99% तक भी जाती है, बहुत कम लॉसेस, लेकिन लॉसेस होते हैं। किन वजह से होते हैं? पहला, फ्लक्स लॉस, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, हमिंग लॉस, उसको मैग्नेटो स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, उसकी वजह से लॉस, या साउंड लॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला फ्लक्स लॉस में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, कुछ ना कुछ, कोई एक दो बस 10-20 लाइनें इसमें, क्योंकि मिलियंस ऑफ लाइन होती है इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, कुछ लॉस हो जाती है, बाहर हो जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लक्स लॉस, ठीक। दूसरा है आयरन लॉस, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब करंट चेंज होती है तो एडीज पैदा होती है, एडी करंट्स। तो एडी करंट्स जो पैदा होती हैं किसी भी मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, जब चेंजिंग फ्लक्स हो तो ऐसे ये जो होते हैं वर्लपूल जैसी करंट बनती है, इनको कहते हैं एडी करंट्स। तो चूंकि मेटल की अपनी रेजिस्टेंस होती है तो उस वजह से हीट जनरेट हो जाती है, ठीक। उस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको लैमिनेटेड शीट्स लगाते हैं, ठीक, कोर बनाते हैं, छोटी छोटी उनको साथ साथ जोड़ के वो बनाते हैं, और वो लैमिनेटेड वार्निश की हुई होती है, ताकि ट्रांसफार्मर को ऐसे सेट किया जाता है, एडी कट्स यहाँ परपेंडिकुलर इसमें ऐसे हो तो कम से कम लॉस हो जाए। और ये जो शेप होती है, ई शेप, देखिए अगर यहाँ करंट बनेगी तो उसको यहाँ लॉन्ग पाथ जाना पड़ेगा, ठीक, ऐसे 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 करके ऐसे जाएगा, तो उस वजह से क्या होती है, एडी करंट्स का लॉस कम होता है। देखिए यहाँ पर छोटी सी करंट, यहाँ पर छोटी, अगर पूरा ये बांध होता तो सारा करंट एक ही, उसको इतना पाथ नहीं चलना पता, तो उसका जब इतना पाथ चलेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाए, लंबा पाथ चलना पड़ेगा, वरना अगर ये सारा होता तो ऐसे चलती, कम पाथ उसको चलना पड़ता तो हीट जनरेट ज्यादा होती, ठीक। तो इस वजह से हीट इसमें, ये जो शेप है इसका, और जो इंसुलेशन होती है वार्निशर, जो ये ऊपर एक परत की जैसे वेफर होता है, एक परत पे ऊपर दूसरी, दूसरे पर तीसरी, तो ये लॉसेस कम हो जाते हैं, उनको आयरन लॉसेस यानी एडी करंट लॉसेस। कुछ ना कुछ तो हो जाती है, हीटिंग होती है, अगर आप देखोगे ट्रांसफार्मर अपने घर का वो थोड़ा गर्म हुआ होता है। अब कॉपर लॉसेस, चूंकि इसकी अपनी कॉपर जो वायर वाइंडिंग्स होती हैं, हालांकि वो इंसुलेटेड होती है, वो थिक इस्तेमाल की जाती है, थिक की रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक, लेकिन रेजिस्टेंस तो होती, जीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर I² R
जो कौन सी लॉस होती है, आई स्क्वायर आर, जो हीट जनरेट होती है। तो चूंकि वो आई स्क्वायर आर को हम कम रखते हैं थिक बाई यूजिंग थिक कॉपर वायर्स, लेकिन लॉस तो होता है, उनको कहते हैं आयरन लॉस। उसके बाद हिस्टेरेसिस लॉस। आपको पता है जब कोई चीज़ जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें वो हिस्टेरेसिस करो ऐसे कुछ आता है, ठीक, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस, मैग्नेटाइजर जब करंट बढ़ती है तो मैग्नेटाइज, घटती है तो डिमैग्नेटाइज होता है। तो मैग्नेटाइज को डिमैग्नेटाइज में से जो एनर्जी हिस्टेरिस की वजह से लॉस होती है उसको कहते हैं हिस्टेरिस लॉस। तो हम वो मटेरियल चूज करते हैं जिसका ये जो हिस्टेरिस लूप है वो कम से कम उसका एरिया हो जाए, ताकि लेस से लेस लॉस ऑफ एनर्जी हो जाए। उसके बाद है हमिंग लॉस, उसको मैग्नेटोस्ट्रिक्ट लॉस भी कहते हैं और साउंड लॉस भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब कोई चीज मैग्नेटाइजेशन होती है तो वो फूल जाता है, और जब डिमैग्नेटाइज होता है तो वापस आता है। तो उस वजह से ये जो क्लैपिंग जैसी होती है, जो पीसेस होते हैं इनमें यानी हमिंग साउंड पैदा होता है। जो साउंड क्या है, एनर्जी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें जाती है, ठीक है ना। तो साउंड में भी तो ये जो है ये हमिंग एनर्जी है, साउंड लॉस एनर्जी को कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन भी थोड़ा पीछे होता है, डिमैग्नेटाइजेशन भी जो लैमिनेशन होती है वापस आती है। तो चूंकि लैमिनेशन का होता है तो आपस में एक क्लैपिंग जैसे करते हैं, तो वो हमिंग साउंड करके वो बनाता है, तो वो भी कुछ एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है। ओके, नाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। क्योंकि हमने कहा कि ट्रांसफार्मर का ये यूज़ है कि इसे हम पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसकी वोल्टेज 6600 वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर इस वोल्टेज पे वो सीधे डायरेक्टली भेजे घरों को, चूंकि जो तारें लगी होंगी उनकी रेजिस्टेंस होगी, करंट हाई होगी, तो जो हीट लॉस होगी दैट इज आई स्क्वायर आर। चूंकि करंट ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगी जनरेट। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को यहाँ जनरेटिंग स्टेशन पे हम हाई कर देंगे। कितना, 1,32,000 वोल्ट्स, यानी हम वोल्टेज को अप करेंगे क्योंकि पावर जो होता है VI, ठीक है ना। तो जब हम वोल्टेज को यहाँ इंक्रीज करेंगे और इट ऑटोमेटिकली करंट विल डिक्रीज। जब तो वोल्टेज को हमने 1,32,000 वोल्ट पे किया, ऑटोमेटिकली करंट क्या हो जाएगी, डाउन, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। तो जब वोल्टेज डाउन हो गई तो सेकेंडरी में करंट डाउन हो जाएगी, उसकी वजह से हीट लॉस कम हो जाएगी, ठीक है। फिर जब एरिया सब स्टेशन पे आता है तो उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, इस वोल्टेज को थोड़ा डाउन करते हैं, ठीक, 11,000 वोल्ट पे, ठीक। तो उसके बाद लेकिन करंट बढ़ जाती है, थोड़ी हीटिंग होती है। उसके बाद तो जब जो आपको एरिया कंज्यूमर स्टेशन जहां घर में आपको वोल्टेज मिलती है, इस 11,000 वोल्ट को हम नीचे 220 वोल्ट पे लाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मजबूरी, क्योंकि हम इस वोल्टेज पे घर में बिजली नहीं भेज सकते, ठीक है ना। तो ये अच्छा, दूसरी बात, जो वायर्स होती हैं, वायर्स चूंकि लंबी होती है, उनकी रेजिस्टेंस होती है, उसको अवॉइड करने के लिए थिक लगानी पड़ेगी क्योंकि वो कॉस्टली होगा। तो इसलिए हम ये जो है वोल्टेज को हम डाउन करते हैं, ताकि हमें जो डिजायर्ड पावर है यहाँ पर बहुत ही कम लॉस होके यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, बात समझ में आई। इसीलिए हम यहाँ पर स्टेप अप वोल्टेज करते हैं ताकि ये लॉसेस कम हो जाएंगे। ये मेन है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन का, जो हमने इससे पहले भी आपको पिछले किसी लेक्चर में आपको ये बता दिया, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो अब हम यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके यूजेस हैं, ठीक। तो पहला, स्मॉल ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स, टेलीफोन्स, टीवीज एंड चार्जर्स। जो आपके चार्जर्स में होते हैं उनमें छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं लगे हुए इनसाइड, वो उसको लेते हैं, फिर उसको रेक्टिफायर लगे होते हैं तो वो डीसी में उसको चेंज करता है। दूसरा, वोल्टेज रेगुलेटर्स। जो वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं एयर कंडीशनर्स में होते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं, कंप्यूटर्स में होते हैं, ठीक, वहाँ पर ये काम आते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट। क्योंकि जब वोल्टेज डाउन होगी करंट बढ़ जाएगी, जो मैंने आपको पहले सिखाया। ऑब्टेनिंग फॉर लार्ज करंट फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में होगी तो वहाँ चूंकि करंट बहुत ज़्यादा होगी तो आई स्क्वायर आर
यानी हीट जो जनरेट होगी बहुत ज़्यादा होगी और वो मेटल को जो वहाँ होगी उनको मेल्ट करेगा, जो मेल्ट करके वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। एंड इंडक्शन फर्नेसेस, जो फर्नेसेस जो फैक्ट्रीज में लगती हैं वहाँ पर बहुत सारी हीट जनरेट करने के लिए इंडक्शन फर्नेसेस इस्तेमाल, उसमें करंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पर एडी करंट्स बनाते हैं। एडी करंट्स की वजह से बहुत सारी ये जो हीट जनरेट होती है तो वो उन फर्नेसेस में लगती है, ठीक। चौथा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, क्योंकि एक्सरे जनरेट करने के लिए बहुत सारी वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। और इससे पहले मैं बताया फॉर ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, जैसे आपका रिसीविंग स्टेशन से पावर आता है तो वहाँ पर स्टेप अप, जो जनरेटिंग स्टेशन पे, तो वहाँ पर जो आता है पावर वो स्टेप अप से लाते हैं हम कंज्यूमर तक, फिर स्टेप डाउन यूज़ करके, ठीक। पहले स्टेप अप फिर स्टेप डाउन, ओके। Thank you.